एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं शेखावाटी मिशन 100। इसमें 70-2024-25 में जो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी जो पुस्तक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं ये जो सभी सेवारत जो राजकीय विद्यालयों में सेवारत जो शिक्षक हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उनकी मेहनत और लगन से इन्होंने ये शेखावाटी मिशन 100 नाम से एक पुस्तिका तैयार की है, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपना योगदान दिया है और इसमें उन्होंने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हों। तो आज के इस वीडियो में हम भक्तिन और बाजार दर्शन जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले और जो वीडियो हैं उनकी सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। इन जो सेवारत शिक्षक हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों के लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भक्तिन पाठ है। तो भक्तिन जो पाठ है वो किस प्रकार की शैली में लिखा गया है, तो ये आपको बताना है। तो भक्तिन जो पाठ है ये महादेवी वर्मा जी ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र के माध्यम से इस पाठ को लिखा है। अगला क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी। तो वो सेवक धर्म के अनुसार वो भक्त जो राम भक्त हनुमान है उनके समान ही सेवा भक्ति वो करती थी। अगला क्वेश्चन है खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है। तो जो खोटा सिक्का है उसकी टकसाल इसमें हम बात करें तो भक्तिन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है। तो ये जो चैप्टर है ये इनकी एक कृति है वो जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है, उसका नाम है स्मृति की रेखाएं। इसमें यह पाठ संकलित है। फिर हम बात करें आगे है लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें हम बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन है भक्तिन नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही या फिर नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास लेकर जीना कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण दें तो उदाहरण के लिए भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो तो था लक्ष्मी, लेकिन नाम के अनुरूप सुख समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में बिल्कुल ही नहीं थी। अगर नाम ही लक्ष्मी है तो उसके पास धन संपदा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, मगर नाम के विपरीत यहाँ उनको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के घर पर किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख इस चैप्टर में किया गया है। तो वो आप देखेंगे हिरनी थी जिसका नाम था सोना, कुत्ता पालतू जानवर था जिसका नाम था बसंत, और बिल्ली जिसका नाम था गोधुली। तो ये इनके परिवार के पालतू जानवर थे जिनका नाम इन्होंने इसमें दिखाया है। अगला क्वेश्चन है भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल जो है वो किसे कहा गया है और फिर वो क्यों कहा गया है। तो इस चैप्टर में खोटे सिक्कों की टकसाल जो है वो लक्ष्मी मतलब भक्तिन को कहा गया है। तो भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल क्यों कहा गया है ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए परिवार वाले उसे खोटे सिक्के की टकसाल
कहने लगे थे। परिवार वालों की इच्छा थी कि भक्तिन के लड़का हो ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। भक्तिन जो है वो उनके परिवार को लड़का नहीं दे सकी। इसी कारण परिवार वालों ने उसे खोटे सिक्के की टकसाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से वो दूर रही थी। इस वाक्य की सत्यता आपको सिद्ध करनी है। तो हम किस प्रकार इसका जवाब लिखेंगे वो देख लेते हैं। भक्तिन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो यह थी कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी, कि सामने वाला जैसा है उसको वो अपने अनुसार ढाल देती थी। स्वयं अपने अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी वो नहीं हटती थी। उसने कहा कि मैं जो कर रही हूँ सामने वाला भी वही करे। इसी के परिणाम स्वरूप भक्तिन ने महादेवी जी को मक्के के बासी दलिया को मट्ठे के साथ खाना और बाजरे में तिल मिलाकर बने पुए खाना और ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी खाने के साथ ही देहाती भाषा जो थी वो भी भक्तिन ने महादेवी वर्मा जी को सिखा दी थी, परंतु खुद ने रसगुल्ले को अपने मुंह तक नहीं जाने दिया। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रथम को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण जो है वो लेखिका ने दिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा, शास्त्र के प्रश्न को भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उदाहरण के लिए लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका। मतलब सिर घुटाना मतलब अपने सिर के जो बाल हैं वो पूरे कटवा लेना, सिर जो है वो बिल्कुल साफ करवा लेना। तो ये भक्तिन ऐसे काम करती थी, तो लेखिका ने उसे रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। तो लेखिका ने पूछा क्या लिखा है शास्त्र में, तो भक्तिन ने तुरंत जवाब दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता है। और भक्तिन का जो चूड़ा कर्म है वो हर बृहस्पतिवार एक दरिद्र नापित मतलब नाई के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा संपन्न होता था। कि जो भक्तिन है वो हर बृहस्पतिवार को अपने सिर के बाल कटवाती थी। वो अपने सिर को बिल्कुल साफ रखती थी, मतलब नंगा रखती थी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, ये यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, इसको बना दिया मानव धन अधिकार, मानवाधिकार, या फिर स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी। उसे जबरन अपने साथ कोठरी में उसने बंद कर लिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तितरबाज युवक साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय पंचायत ने सुनाया। इस घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार जो हैं वो सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन लगातार होता रहा। आज भी गांवों में पंचायतों द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। तो ये तो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। भक्तिन चैप्टर से संबंधित और
जो लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर अगर आपको देखने हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम इसका अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बाजार दर्शन, जो जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। उस चैप्टर पर जाने से पहले हम बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता क्या बताई है? तो उसने बताया है कि आवश्यकता के समय काम आना, यही इन्होंने कृतार्थता बताई है। अगला क्वेश्चन है, बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया? तो उसे लेखक ने अनिति शास्त्र बताया है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है? तो ये आपको विधा बतानी है। तो ये जो विधा है ये निबंध विधा है। निबंध विधा के अंतर्गत ये पाठ रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ये शब्द जो हैं ये किसके लिए कहे गए हैं? तो ऐसे जो शब्द हैं ये चूरण वाले भगत जी के लिए प्रयुक्त किए गए हैं कि चूरण वाले जो भगत जी हैं उनको पैसों का या धन संपदा का कोई भी लोभ लालच नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर। इसमें हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, मन बंद होने से क्या आशय है? तो मन बंद होने से आशय है बिल्कुल शून्य होना। अगर हमारा मन काम करना बंद कर देगा तो हम बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाएंगे। अर्थात अपनी आवश्यकताओं का निरोध करना ही मन का बंद होना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक खरीदारी करवाने में भूमिका निभाने वाले किन कारणों का उल्लेख इसमें किया गया है? तो इसमें हम बात करें स्त्रीत्व का प्रश्न, परचेजिंग पावर और बाजार जो है ये सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण जो हैं वो मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं? तो वो गुण हैं असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय आपको लिखने हैं कि हम किस प्रकार बाजार के जादू से बच सकते हैं। बाजार का जादू चढ़ने से व्यक्ति बाजार की जो आकर्षक वस्तुएं हैं उनके वश में हो जाता है, गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने लग जाता है। जादू उतरने पर उसे पता चलता है कि वे वस्तुएं उसके आराम में बाधा मतलब खलल डालती हैं। इससे बचने का उपाय लेखक ने बताया है कि मन खाली कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात बाजार जाते समय निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य हमारे अंदर होना चाहिए। हमें घर से ही लिस्ट बनाकर ले जानी चाहिए कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें हम बात करें तो क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें हम दोनों परिस्थितियां देखेंगे। एक में तो मनुष्य पर बाजार का जादू चढ़ जाता है और एक में उतर जाता है। तो पहले में देखेंगे बाजार का जादू चढ़ने पर। जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि क्या खरीद के लाना है, वो ऐसे ही बाजार में चला जाता है, तो अनेकानेक चीज़ों का आमंत्रण उसके मन तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसके मन में चाह जगती है और सभी सामान जो ज़रूरी हैं और आराम को बढ़ाने वाले हैं तो उसे लगता है कि उसे ये सब खरीद लेने चाहिए। उसे लगता है कि उसके पास इन सारी वस्तुओं का अभाव है एवं आराम में वृद्धि करने योग्य ये वस्तुएं उसे ज़रूर चाहिए। ऐसी स्थिति में मनुष्य बिना सोचे समझे अधिकाधिक धन का अपव्यय वो करने लगता है। तो ये तो
बाज़ार का जादू चढ़ने वाली परिस्थिति आ गई। अब हम देखते हैं बाज़ार का जादू उतरने पर व्यक्ति में क्या होता है। बाज़ार का जादू उतरने पर मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद न देकर खलल या फिर परेशानी ही वो करती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल पछतावा ही करता है। मतलब उसका मन खाली था और बाज़ार से ऐसी चीज़ें ले आया जो उसे वहाँ पर अच्छी लगती थी, और घर आने पर उसे पता चला कि ये जो फिजूल की खर्ची उसने की है, ये जो चीज़ उसने खरीदी है, ये किसी काम की नहीं है। तब उसका वो जादू उतर जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इसमें जैनेंद्र कुमार जी, जिनका जीवनकाल 1905 में जन्म 1990 में देहांत। इस विरचित बाजार दर्शन निबंध का मुख्य उद्देश्य वो यह बताना चाहते हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका सच्चा लाभ वो उठा सकते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी ज़रूरतों को तय करके बाजार जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो बाजार का जो स्वरूप है वो हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। वर्तमान समय की स्थिति वाले बाज़ारों का हम सही उपयोग किस प्रकार करें, बाज़ार से सच्चा लाभ हम कैसे लें और बाज़ार को सच्चा लाभ या सार्थकता कैसे प्रदान करें, यही बताना ही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो वो 2 विशेषताएं हैं। पहला है संतोषी तथा निर्लोभी। भगत जी को पैसे का कोई लोभ नहीं था। 6 आने की कमाई करने के बाद भगत जी जो हैं वो शेष चूर्ण को बच्चों को निःशुल्क वितरित कर देते थे। वह 25वां पैसा भी स्वीकार नहीं करते थे। वह व्यापार को शोषण का जरिया नहीं मानते तथा अपनी ज़रूरत का पैसा कमाकर संतुष्ट रहते हैं। तो उनकी दिन की जो कमाई है वह है 6 आने। आप यह जो 6 आने ऐसे जो मुद्रा चलती थी ये पुराने ज़माने में चलती थी। तो आपको बताना है 6 आने जो हैं वो कितने पैसे होते हैं। तो 50 पैसे 8 आने की मुद्रा के रूप में जाने जाते थे। तो ये 50 पैसे से कम हैं। और 25 पैसे 4 आने के रूप में जाने जाते थे। तो ये 50 और 25 पैसे के बीच के जो पैसे हैं यही वो भगत जी कमाते थे। अगली इनकी विशेषता है तृष्णा और संग्रह से मुक्त। मतलब भगत जी जब भी बाज़ार जाते हैं तो पूर्ण चेतना अवस्था में वो जाते हैं। बाज़ार से सिर्फ उनको पता है कि क्या खरीदना है तो वो उसी दुकान पर जाते हैं और उसी पसारी वाली दुकान पर जाकर काला नमक व जीरा खरीदने के बाद उनके लिए बाज़ार जो है वो पूर्ण रूप से महत्वहीन हो जाता है। भगत जी बाज़ार से अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। तो ये इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं हो चुकी हैं। तो इसी के साथ अपना यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वो शिक्षकों की टीम है जिन्होंने ये मिशन राजस्थान मिशन नाम से ये श्रृंखला चला रखी है। तो इन टीचरों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।